नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हम बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड फुल लेंथ टेस्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल को कोटडा टिम्बा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों धौलावीरा, जो है उसे कोटडा टिब्बा के नाम से जाना जाता है। एक पुरातात्विक स्थल धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ा है। धौलावीरा पश्चिम भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है, जिसने इसका नाम 1 किलोमीटर दक्षिण में एक आधुनिक गांव से लिया गया है। यह गांव राधनपुर से 165 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज में निम्न में से कौन सी जाति अनुपस्थित थी? यानी कि मौर्य काल में कौन सी जाति नहीं थी? तो दास जो है ये नहीं थी। बाद बाकी दार्शनिक, योद्धा और किसान ये सब तो कॉमन है, सभी राजकाल या फिर प्रजातंत्र में भी ये सब रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो जो है हवामस नामक बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो ये जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रामचरितम जो है ये भवभूति जी नहीं लिखे हैं, बाद बाकी सभी लिखे हैं। उत्तरा रामचरित्र, मालती माधव, महावीर चरित्र ये सब भवभूति के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। रामचरित महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखा गया है। रामचरितम को सांध्याकर नंदी ने लिखा है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पाला साम्राज्य के दौरान जारी काम रामायण और पाल राजाओं की कहानी। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों का दौरा किया? तो ये जो है ह्वेनसांग है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत को निम्नलिखित शासकों में से किसे दीवान खैरात की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में किसके शीर्षक के तहत किया था? तो सिर-ए-अकबर। उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में किसके शीर्षक के तहत किया था? तो सिर-ए-अकबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। मध्यकालीन भारत में संरंजामी प्रणाली क्या थी? संरंजामी प्रणाली तो दोस्तों ये मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। मध्यकालीन भारत में संरंजामी प्रणाली क्या थी? ये मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो वास्तुकला की नगर शैली। इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ की पॉइंट। अयोध्या में राम मंदिर वास्तुकला की नगर शैली में और उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की तर्ज पर बनाया जाएगा। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर में पहले से नियोजित 2 के बजाय 5 गुंबद होंगे। निर्माण कार्य पूरा होने में 3 साल लगेंगे। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। चंद्रकांत सोमपुरा जो है राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं।
भारत में मंदिरों को वास्तुकला की दो व्यापक श्रेणी अर्थात नागर और द्रविड़ शैली दो प्रकार की शैलियाँ हैं। दक्षिण में कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच वास्तुकला की द्रविड़ शैली की वास्तु देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चित्रकला की मोनालिसा का संबंध किससे है? बानी थानी। भारतीय चित्रकला की मोनालिसा का संबंध किससे है? तो बानी थानी इसका आंसर है। बानी थानी किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित एक भारतीय चित्रकला है जिसकी रचना निहाल चंद ने की थी। इसे भारत की मोनालिसा यानी राजस्थान भी कहा जाता है। बानी थानी एक राजस्थानी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ सुशोभित और खुद रसिक बिहारी के नाम से काव्य पाठ किया करती थी। बानी थानी राजा सामंत सिंह के समय में कृष्णागढ़ में एक गायक और कवि थे जिन्हें सामंत सिंह और बानी थानी माना जाता था। दोस्तों ये देखिए इस प्रकार के चित्रों का बानी थानी पेंटिंग में उपयोग किया जाता है। खरोष्ठी लिपि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गांधार, इसका आंसर है गांधार। खरोष्ठी के सबसे पहले पहचाने गए योग्य उदाहरण गांधार क्षेत्र में पाए गए हैं। किस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार ईसाइयों को अपने धर्म का प्रचार भारत में करने का आदेश दिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली को सूर्यास्त कानून के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन 1 नंबर होगा अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के पीछे नेता और प्रेरणा कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के पीछे नेता और प्रेरणा कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे? तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस का पहला ये ह्यूम जो थे ये संस्थापक माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में ह्यूम एक अंग्रेजी और एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक द्वारा किया गया था। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी? भारत सरकार अधिनियम 1909। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लॉर्ड मिंटो वायसराय और भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले ने कई उपायों पर काम किया जिन्हें मार्ले-मिंटो सुधार यानी भारत सरकार अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है। मार्ले-मिंटो सुधार यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है। इस भारत को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज भारतीय अशांति का जनक मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक चरमपंथी नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे।
उन्होंने स्वशासन की आवश्यकता पर बल दिया। वह एक प्रमुख चरमपंथी नेता थे। उन्होंने अंग्रेजी में केसरी और मराठा नामक एक मराठी समाचार पत्र शुरू किया। उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना। वैलेंटाइन चिराले द्वारा लिखित एक पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। उन्होंने आर्कटिक होम इन वेदास और गीता रहस्य लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से आयोजित होने वाले विनायक चतुर्थी उत्सव को लोकप्रिय बनाया ताकि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच की खाई को कम किया जा सके। महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉयलेट अधिनियम 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया जो किससे संबंधित था। तो ये दोस्तों मुकदमे के बिना राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति थी। इसमें रॉयलेट एक्ट जो था 1919 में आया था और इसमें जो था कि बिना मुकदमे के किसी को भी हिरासत में ले लिया जाता था। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉयलेट एक्ट 1999 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। इस अधिनियम को भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से पारित किया गया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी अधिकार दिए और 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। अधिनियम को एक न्यायाधीश सर सिडनी रॉयलेट की अध्यक्षता वाली रॉयलेट समिति की सिफारिश के अनुसार पारित किया गया था, जिसके बाद अधिनियम का नाम दिया गया। उन्हें पुलिस को एक वारंट के बिना जगह की तलाश करने का अधिकार दिया था, यानी रॉयलेट एक्ट में बिना वारंट के भी तलाशी करने की शक्ति प्रदान थी। विदेश में इंडियन ओशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विदेश में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूएसए में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम के भारतीय क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तारकनाथ दास जो थे, उन्होंने यूएसए अमेरिका में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की स्थिति को पारित किया था। 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। 1922 के सरबंदी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों द्वारा कोई कर भुगतान नहीं करना, यह याद। 1922 के सरबंदी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा कोई कर भुगतान नहीं करना था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो अप्रैल 1914 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई? दोस्तों ये छोटा नागपुर पठार या फिर झारखंड राज्य में हुआ। ये ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में शुरू हुआ और 1919 में समाप्त हुआ था। यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जत्रा भगत और तुड़िया भगत द्वारा शुरू किया गया था। एक आदिवासी आंदोलन था। इसे उड़ाव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगतों ने अंग्रेजों द्वारा उन पर लगाए गए करों का विरोध किया और उन्होंने सत्याग्रह सबने आंदोलन का मंचन किया था। उन्हें जमींदारों, बनियों, साहूकारों, मशीनरियों और अंग्रेजों का विरोध किया था। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्वैध शासन।
भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ। इसमें द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 शुरू की गई दोहरी सरकार की एक प्रणाली है। एडविन सैमुअल मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय द्वारा द्वैध शासन को एक संवैधानिक सुधार के रूप में पेश किया गया था। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषय को सीमांकित और अलग अलग करके प्रांतों पर केंद्रित नियंत्रण में ढेल दी। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पाइका विद्रोह हुआ था? तो पाइका विद्रोह दोस्तों ये उड़ीसा राज्य से संबंधित था। ये 1817 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। पाइका बगावत जिसे पाइका विद्रोह भी कहा जाता है 1817 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। पाइका अपने नेता बक्सी जंगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह के उठे और जगन्नाथ को उड़िया एकता के प्रतीक के रूप में पेश किया। विद्रोह जल्दी से कंपनी के बलों द्वारा बिरहन से लगाए जाने से पहले उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। यह स्वतंत्रता का पहला युद्ध है जो 1817 में 1857 के सिपाही विद्रोह से बहुत पहले हुआ था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। कैनिंग ने आधिकारिक तौर पर चुप के सिद्धांतों को रद्द कर दिया है। हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को सबसे पहले कैनिंग ने वैध बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने यानी कि हिंदू विधवा विवाह अधिनियम को भी बनाया था। राम हराम है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कुछ और महत्वपूर्ण नारे हैं से देख लेते हैं। राम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये कहा गया वक्तव्य है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी कहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का नारा है। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान।